जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल क्रैक इट द कश्यप वे पे। तो आपने देखना शुरू कर दिया है KGS टेस्ट 2 पार्ट 3 वीडियो। हमने 75 क्वेश्चन तक कवर कर लिया था, आज हम 76 क्वेश्चन से कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। तो हमारा पहला सवाल है, कौन सा नियम कहता है कि किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। तो ऐसा कौन सा नियम है जो हमें पूछ रहा है कि किसी चालक में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है ना, वो विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होगी। ठीक है ना, हमारा आंसर हो जाएगा जूल का नियम, ये कहता है। ठीक है, तो जूल का नियम का फॉर्मूला क्या होता है? हीट बराबर I²RT। क्या होता है? हीट बराबर I²RT। ये I क्या है? ये I इलेक्ट्रिक करंट है, स्क्वायर तो आप समझ गए क्या वर्ग हो रहा है। तो हीट बराबर I²RT क्या है? जूल का नियम है। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा भी जा रहा था। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए ओम का नियम क्या कहता है। ओम का नियम का फॉर्मूला होता है V बराबर IR। क्या होता है? V बराबर IR। V क्या है? V पोटेंशियल डिफरेंस है, I क्या है? करंट है, R क्या है? रेजिस्टेंस है। तो V बराबर I इंटू करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है। कूलम का नियम क्या कहता है? K बराबर, K क्या है? हमारा कांस्टेंट है। K बराबर Q1 Q2 बाय R²। ये Q क्या है? तो ये चार्ज है। इलेक्ट्रिक चार्ज को Q से हम लोग डिनोट करते हैं, और R तो हमारा रेजिस्टेंस हो ही गया। तो कूलम का नियम भी याद रखिएगा, K बराबर Q1 Q2 बाय R²। V और ओम का नियम V बराबर IR। ठीक है ना, इस क्वेश्चन से सारी जानकारी हमारी कंप्लीट हो गई। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन 77 का क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिएगा यहाँ पे तो आपसे सवाल पूछ रहा है, कार्बन नैनोट्यूब के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो ये कथन आपको सही बताने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बन नैनोट्यूब होता क्या है। ठीक है ना, आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये लेयर ऑफ कार्बन हो गए, तो यहाँ पे इस तरह से 3-4 लेयर हैं कार्बन के, और ये जो लेयर ऑफ कार्बन को इस तरह से सजाया जाता है तो तभी हमें क्या बनता है? ग्रेफाइट मिलता है। क्या मिलता है? तो इस तरह से जब लेयर ऑफ कार्बन लगेंगे तो आपको ग्रेफाइट मिल जाएगा। ठीक है ना, और जब आप इस लगे हुए लेयर से एक लेयर निकाल लोगे, क्या निकालोगे? एक लेयर निकाल लोगे, तो उसको ग्राफीन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राफीन कहते हैं। जब इसमें से सिंगल लेयर निकाल लिया गया ना, देखो यहाँ पे इतने सारे लेयर लगे थे, एक सिंगल लेयर निकाला गया, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? ग्राफीन कहते हैं। और इसी सिंगल लेयर को जब आप सिलिंड्रिकल शेप में बदल दोगे, है ना, इसी सिंगल लेयर को जब आप सिलिंड्रिकल शेप में बदल दोगे तो उसको हम लोग CNT यानी कि कार्बन नैनो ट्यूब कहते हैं। ठीक है, तो इसी सिंगल लेयर को क्या किया गया? एक सिलिंड्रिकल शेप में बदल दिया गया है, तो इसे हम लोग कार्बन नैनो ट्यूब कहते हैं। तो इसके संबंध में आपसे कथन पूछे जा रहे हैं, सुनिएगा। पहला है, ये असाधारण विद्युत चालकता प्रदर्शित करता है। बिल्कुल सही बात है। ये क्या करता है? असाधारण विद्युत चालकता प्रदर्शित करता है। ये बिल्कुल सही है। CNT यानी कि कार्बन नैनो ट्यूब के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कार्बन नैनो ट्यूब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, इसका इस्तेमाल दवाइयों को शरीर के अंदर सही जगह तक पहुंचाने में किया जाता है। ये भी बिल्कुल सही बात है। नैनो रोबोट्स में हम लोग इसका CNT का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, ये प्रकृति में धात्विक और अर्धचालक दोनों हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये प्रकृति में मेटालिक भी हो सकते हैं और सेमीकंडक्टर भी हो सकते हैं। तो CNT के बारे में ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, और तीनों स्टेटमेंट याद रखिएगा आप। हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3। आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। 78 का क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी उत्सर्जन विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होता है। तो ऐसा कौन सा रेडियोधर्मी है ना जो उत्सर्जन या विद्युत या फिर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होता है? आंसर हो जाएगा गामा रेज। जी हाँ, गामा किरणें। गामा किरणें देखिए चार्जलेस होती है। ठीक है ना, इस पर ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना तो निगेटिव चार्ज होता है। इसी कारण ये चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती है। और अल्फा किरणों में कौन सा चार्ज होता है? तो पॉजिटिव चार्ज होता है, याद रख लीजिए। और बीटा में निगेटिव चार्ज होता है। अल्फा में कौन सा चार्ज? अल्फा में पॉजिटिव चार्ज और बीटा में निगेटिव चार्ज, याद रहेगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। कन्वेक्स लेंस का क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। देखिए, उत्तल लेंस यानी कि कन्वेक्स लेंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आपके पास कथन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, ये समांतर किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित करती हैं, जिसे मुख्य फोकस कहा जाता है। देखिए, तो यहाँ पे आप देखोगे ये कन्वेक्स लेंस है हमारा, और यहाँ से जो किरणें जा रही हैं उसको क्या कर रहा है? यहाँ पर एक बिंदु पर अभिसरित तो कर रहा है, प्रिंसिपल फोकस पे। तो ये बिल्कुल सही बात है, हमारा पहला स्टेटमेंट सही हो गया। नेक्स्ट है, ये सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइंग। ये बिल्कुल गलत है। देखिए यहाँ पे वास्तविक मतलब क्या होगा? रियल। रियल बनेगा तो इन्वर्टेड बनेगा, आप पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो ये नहीं बनाता है वास्तविक। आप यहाँ पे देखोगे, जब इसको यहाँ पे प्लेस किया जाएगा ऑब्जेक्ट को ना, तो इसकी इमेज यहाँ पे बन जाएगी। और क्या बन रही है? यहाँ पे वर्चुअल इमेज बन रही है। ठीक है ना, तो वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइंग इमेज बनती है कॉन्वेक्स लेंस से। ठीक है ना, रियल नहीं बनती है। ठीक है ना, रियल नहीं बनेगी इस कंडीशन में। तो आप याद रखोगे कि कन्वेक्स लेंस कैसा इमेज बना रहा है? वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइंग बनाएगा। तो वास्तविक की बात यहाँ पे गलत हो गई है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, ये वस्तुओं को आवर्धित कर सकते हैं। बिल्कुल बात देखिए, यहाँ पे वस्तु इतनी छोटी है लेकिन इमेज इतना बड़ा बन रहा है,
तो क्या करिए, मैग्नीफाई का मतलब ये होता है कि जो चीज़ जितनी छोटी है लेकिन आपको उससे बड़ी दिखाई जा रही है, तो मैग्नीफाई करके ये दिखाते हैं। तो ये वस्तुओं को आवर्धित कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 3। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन 80 नंबर के क्वेश्चन पे। देखिए, अब यहाँ पे है आपका कि ध्वनि की तीव्रता ध्वनि की तरंग की आवृत्ति पर निर्भर करती है। पहला स्टेटमेंट है ध्वनि की तीव्रता जो है ध्वनि की तरंग आवृत्ति पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है उच्च आवृत्ति वाली ध्वनियों का तारत्व उच्च होता है, ये तीखी प्रतीत होती है। ठीक है, तो इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, अब आपको ये चीज़ यहाँ पे समझ में आएगी। देखिए, फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एम्पलीट्यूड भी बढ़ेगा। क्लियर हो गई? जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एम्पलीट्यूड भी बढ़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी और पिच क्या है? फ्रीक्वेंसी और पिच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो पिच भी बढ़ रहा है, तो जितना ज़्यादा पिच होगा उतनी ज़्यादा श्रिल साउंड आएगी। ठीक है ना, तो यही चीज़ आपको याद रखना है। अब क्या ध्वनि की तीव्रता बढ़ रही है तो ध्वनि की तरंग आवृत्ति पर निर्भर करती है। ठीक है ना, आवृत्ति पर निर्भर कर रही है। और उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि का जो है तारत्व उच्च होता है। ठीक है, तो हाई फ्रीक्वेंसी मतलब हाई पिच। ठीक है, और ये क्या हो गया, आपको मोर श्रिल देगी। यही चीज़ आपको बस यहीं पे मैंने आपको ये बता दिया फार्मूला के तौर पे। तो उच्च आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी हाई हो गई तो उसकी तारत्व भी यानी कि उसकी पिच भी हाई हो जाएगी, और ज़्यादा पिच है तो साउंड आपको ज़्यादा तीखी मोर श्रिल दिखाई देगी, सुनाई देगी। ठीक है ना, दिखाई थोड़ी दे सकती है यार, साउंड सुनाई देगी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो पिच ज़्यादा, और पिच ज़्यादा तो साउंड विल बी मोर श्रिल। ठीक है ना, इतनी बात आप ध्यान में रखोगे। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर देना मुझे, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, चलते हैं हमारे 81 के क्वेश्चन पे। देखिए, तो 81 का क्वेश्चन है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो कार्य करता है ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। अवोगाद्रो का सिद्धांत तो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, और बर्नौली का सिद्धांत तो लिक्विड वगैरह में होता है। ठीक है ना, तो आप याद रखोगे रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? संवेग संरक्षण। याद रख लीजिए, बिल्कुल वन लाइनर है, आपको याद हो जाना चाहिए ऐसा। रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। चलते हैं हमारे 82 के क्वेश्चन पे। देखिए, निम्नलिखित में से किस संदर्भ में क्यूबिट शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो क्यूबिट शब्द जो है हमारा CUBIT, इसका जो प्रयोग है किस संदर्भ में किया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वांटम कंप्यूटिंग में हम लोग क्यूबिट का यूज़ करते हैं। क्यूबिट होता क्या है? ये बेसिक यूनिट है। ठीक है ना, ये क्या होता है? बेसिक यूनिट है, जिसमें आप 0 से लेके 1 तक ना कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है ना, कोई भी वैल्यू यूज रख के आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो क्यूबिट का यूज़ कहाँ पे होता है? क्वांटम कंप्यूटिंग में। याद रख लीजिए, क्यूबिट का यूज़ कहाँ पे होता है? क्वांटम कंप्यूटिंग में। क्वांटम कंप्यूटिंग, यही आपसे पूछा जा रहा था कि क्यूबिट का जो यूज़ है किस संदर्भ में किया जाता है? तो क्वांटम कंप्यूटिंग में हम लोग यूज़ करते हैं। और क्यूबिट है क्या? तो एक बेसिक यूनिट है जो 0 से लेकर 1 तक में आप कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें आप डाल सकते हैं। चलते हैं हमारे 83 पे। देखिए, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी कि आप भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ रहे हैं, तो जी यानी कि जी का पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, तो जब डिस्टेंस कम होगा ना, डिस्टेंस कम होगा तो जी बढ़ेगा। डिस्टेंस कम होगा तो जी बढ़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। ध्रुवों की ओर बढ़ रहे हैं ना, तो डिस्टेंस आप कम कर रहे हो। ठीक है ना, तो जी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। याद रखिएगा, तो पृथ्वी की क्या होगा? आंसर बढ़ेगा। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर जब हम ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तो जी हमारा क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि डिस्टेंस कम कर रहे हैं ना हम लोग। हम यहाँ पे था, अब यहाँ से इधर जा रहे हैं, ध्रुव से डिस्टेंस कम हो रही है, तो आंसर क्या होगा? जी जो है बढ़ेगा। इसे याद रखिएगा। ठीक है ना, वन लाइनर है, बिल्कुल सही है, मैंने आपको दिखा दिया। पोल इक्वेटर है, इससे आप समझ जाओगे। चलते हैं हमारे 84 पे। तो 84 का हमारा क्वेश्चन कह रहा है अदिश और सदिश राशियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि अदिश राशियों में परिमाण तो होता है परंतु दिशा नहीं होती। आपको पता है स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है? मैग्नीट्यूड तो होता है उनमें, लेकिन डायरेक्शन नहीं होती है स्केलर क्वांटिटी। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है वेग और त्वरण जो है ये सदिश राशियाँ हैं। वेलोसिटी और एक्सीलरेशन क्या है? ये सदिश है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। ये भी बिल्कुल सही है। कार्य और ऊर्जा सदिश राशियाँ हैं, ये गलत है। कार्य और ऊर्जा क्या है? ये अदिश राशियाँ हैं। ठीक है ना, सदिश नहीं होगी। और अदिश राशियाँ कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, गलत है ना। अदिश राशि यानी कि टेम्परेचर तो हमारा अदिश राशि है ना, लेकिन ये तो निगेटिव में भी जाता है टेम्परेचर। तो आप समझ गए, ये हमारा 3 और 4 गलत है। सही क्या है? 1 और 2 हमारा बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। अब यहाँ पे आप स्केलर और वेक्टर को थोड़ा सा समझो। स्केलर में क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। यही चीज़ हमसे पहले कह रहा था पहले स्टेटमेंट में। तो स्केलर में क्या होगा? मैग्नीट्यूड तो होगा लेकिन डायरेक्शन नहीं होगी, और वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, चलते हैं हमारे 85 के क्वेश्चन पे। 85 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण मुख्यतः प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है ना,
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो कौन सा उपकरण है जो प्रकाश विद्युत के सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर क्या हो जाएगा? फोटो वोल्टेइक सेल। ये क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू में ही पूछा गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फोटो वोल्टेइक सेल जो है ये प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे कार्य करता है। होता क्या है इसमें, ये जो सरफेस होता है ना फोटोवोल्टेइक सेल का, इसमें जब लाइट रेज पड़ती है इस पर, तो इसके इलेक्ट्रॉन ना बिल्कुल गति करने लग जाते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट में आ जाते हैं और उससे क्या होती है, करंट फ्लो करने लग जाता है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, जब लाइट रेज पड़ती है, तो इसी को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक क्यों कर रहे हैं, ये लाइट की वजह से हो रहा है। जैसे ही लाइट पड़ती है उसके इलेक्ट्रॉन बिल्कुल गति में आ जाते हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, मूव करने लग जाते हैं और करंट फ्लो हो जाने लगता है, ठीक है। तो याद रखिएगा फोटोवोल्टेइक सेल। जेनर डायोड का उपयोग किसमें होता है, तो फ्लो ऑफ करंट इन रिवर्स डायरेक्शन। जेनर डायोड क्या करती है, करंट को रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो कराती है, ठीक है ना, करंट को रिवर्स डायरेक्शन में। आप याद रखिएगा जब भी क्वेश्चन में आ जाए कि करंट को रिवर्स डायरेक्शन में कौन फ्लो करवाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जेनर डायोड में करंट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होती है। चलते हैं 86 के क्वेश्चन पे। देखिए 86 क्या कह रहा है, निर्वात में सभी वस्तुएं अपने द्रव्यमान के निरपेक्ष समान दर से गिरती है, ठीक है ना। गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है, ठीक है। तो देखिए ये बिल्कुल सही बात है। तो निर्वात में सभी वस्तु जो है ना अपने द्रव्यमान के निरपेक्ष समान दर से गिरेगी। किसी भी चीज़ को जाके आप वैक्यूम में गिराओ तो बिल्कुल समान दर से वो गिरेगी, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। ये बिल्कुल सही आंसर क्या हमारा, ए और आर, यानी कि कथन और कारण दोनों सत्य है, और जो हमारा कारण है ये कथन की सही व्याख्या करता है। तो आंसर हो जाएगा ए। याद रखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डजंट डिपेंड ऑन मास। यहीं पे आपके कह रहा है गुरुत्वीय त्वरण जो है वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होती है, उस पर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं होती है। तो याद रखिएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डजंट डिपेंड ऑन मास। इसीलिए हमारा ये जो 86 का आंसर क्या हो गया, ए हमारा सही आंसर हो गया। चलते हैं हमारे 87 के क्वेश्चन पे। देखिए 87 क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है, आपको गलत वाला ढूंढना है। तो सुचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी तो वो सुचालक हो पाएगा। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है, सुचालकों से होकर विद्युत धारा सुगमता से प्रवाहित होती है। ये भी बिल्कुल सही है। सुचालकों से होकर क्या होता है, विद्युत धारा जो है ये सुगमता से प्रवाहित होती है। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, किसी सुचालक का प्रतिरोध उसके तापमान के निरपेक्ष स्थिर रहता है। ये गलत है। देखिए अगर किसी सुचालक का प्रतिरोध जो होगा उसके तापमान अगर बढ़ाया जाएगा तो रेजिस्टेंस तो बढ़ जाएगी। देखिए अगर यहाँ पे ये कोई सुचालक है और इसमें हम लोग हीट दे रहे हैं, ठीक है ना, क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हीट दे रहे हैं, उसके तापमान को बढ़ा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन गति करने लगेंगे ना। आपको पता है हीट पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, गति करने लग जाएंगे। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो यहाँ से जो करंट फ्लो करने वाला है उसको क्या करेंगे, वो रोकेंगे, प्रतिरोध करेंगे। तो जब किसी सुचालक का प्रतिरोध उसके तापमान के निरपेक्ष स्थिर नहीं रहेगा, वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। और तांबा क्या है, एक सुचालक है, ठीक है। तो आपसे इसमें गलत वाला पूछा गया, तो गलत क्या, मात्र ये 3 गलत है, बाकी हमारे तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केवल 3। चलते हमारे अगले क्वेश्चन पे। देखिए दर्पण के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सही है। तो दर्पण के संबंध में आपसे पूछ रहा है कि जो कथन है इनमें से कौन सा सही है। तो अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ये बिल्कुल सही बात है। तो आपसे फिर से कौन सा वाला पूछा है, कौन सा सही पूछा, तो ये एक जो है बिल्कुल सही है। अवतल दर्पण क्या करता है ना, ये वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। याद रख लीजिए, बिल्कुल फैक्ट है, आपको याद होना चाहिए, इसमें समझाने वाली कुछ बात है ही नहीं। तो अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी बनाएंगे। अवतल दर्पण कैसा बनाएंगे, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब बनाएंगे। उत्तल दर्पण वास्तविक और आवर्धित नहीं। जब भी रियल बन रहा है ना तो क्या बनेगा, छोटा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, तो स्मॉल बनाएंगे, वो आवर्धित नहीं बनाएंगे। मैग्नीफाइंग नहीं, वर्चुअल में मैग्नीफाइंग बनता है, मैंने आपको बताया था। तो उत्तल दर्पण जो है ये वास्तविक और स्मॉल बनाते हैं, आवर्धित नहीं बनाते हैं। ये हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट है, समतल दर्पण पार्श्व रूप से उल्टा प्रतिबिंब बनाते हैं। आप पढ़ोगे लेटरल इन्वर्जन, ठीक है ना। तो समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर में क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन की प्रक्रिया। इसीलिए एम्बुलेंस का जो आप देखोगे स्पेलिंग भी गलत लिखा जाता है, एम्बुलेंस का स्पेलिंग भी गलत लिखा जाता है। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण का फोकस बिंदु दर्पण के पीछे स्थित होता है। अवतल दर्पण का जो फोकस है ये बिंदु दर्पण के पीछे स्थित होता है। ये बिल्कुल गलत है, ठीक है ना, पीछे नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फोकस जो है हमारा, देखिए यहाँ पे फोकस जो होता है हमारा कनकेव में सामने होता है, ठीक है ना। यहाँ पे अवतल दर्पण की बात हो रही है तो इसमें क्या होगा, पीछे नहीं सामने होता है, लेकिन कन्वेक्स में पीछे होता है। यहाँ पे उत्तल दर्पण होता अगर तो हमारा ये स्टेटमेंट सही हो जाता है। क्लियर है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, 1 और 3 हमारा सही है। 1 और 3 हमारा सही है, आपसे सही वाला पूछा था, और 2 और 4 क्या है, गलत है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन 85 के क्वेश्चन पे। देखिए 85 का क्वेश्चन कुछ नहीं करना, आपको मिलाना है। यहाँ पे क्या उपकरण है और उसके कार्य दिए गए हैं। तो ट्रांसफार्मर का क्या कर, ये वोल्टेज रूपांतरण करते हैं। याद कर लीजिए, आपको नोट्स बनाना है, नोट्स बना लीजिए, आप इसकी प्रिंट आउट निकाल के याद कर लो। तो ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, तो वोल्टेज रूपांतरण करते हैं। ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, वोल्टेज रूपांतरण में काम आते हैं। CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप
ऑसिलोस्कोप क्या करते हैं ये? तो ये जो करते हैं परावर्ती तरंगों का दृश्यांकन करते हैं। क्या करते हैं? प्रत्यावर्ती तरंगों का दृश्यांकन करते हैं हम लोग सीआरओ से। रेक्टिफायर यानी कि डायोड आधारित रेक्टिफायर जो है ये क्या करते हैं? तो ये प्रत्यावर्त एसी को डीसी में बदल करते हैं। रेक्टिफायर का क्या काम है? एसी को डीसी में बदलना, यानी कि अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में बदलना का काम किसका? रेक्टिफायर का होता है। और इंडक्शन मोटर क्या करते हैं? तो ये एक घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके कार्य करते हैं। तो इंडक्शन मोटर जिसको हम लोग एसी मोटर भी कहते हैं, ये क्या करते हैं? एक घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके कार्य करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आते हैं 90 पे। देखिए क्या कह रहा है, सूर्य की उष्मा विकिरण जिसको हम लोग रेडिएशन कहते हैं के माध्यम से पृथ्वी तक पहुंचती है। बिल्कुल सही बात है। विकिरण विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा उष्मा का स्थानांतरण करता है, जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। आपसे 70th बीपीएससी में एक सवाल किया गया था कि इनमें से किसके लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती। आंसर क्या था उसका? रेडिएशन था। उसी पे ये सवाल बनाया गया है। तो इसमें जो देखिए सूर्य की जो उष्मा विकिरण के माध्यम से हम पृथ्वी तक पहुंचती है, ये बिल्कुल सही बात है, रेडिएशन से पहुंचती है। और रेडिएशन को किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। रेडिएशन को नो मीडियम रिक्वायर्ड, ठीक है ना, नो मीडियम रिक्वायर्ड फॉर रेडिएशन। तो रेडिएशन को किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। विकिरण विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा उष्मा का स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दोनों सही है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। 90 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आते हैं हम लोग 91 पे। देखिए 91 में आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा असंपर्क बल है। हम असंपर्क बल क्या होता है? नॉन कांटेक्ट फोर्स, ऐसा फोर्स जिसमें हम लोग कांटेक्ट में न भी रहे तो भी लगे, ठीक है। तो नॉन कांटेक्ट, घर्षण तो कांटेक्ट में रहेंगे तभी लगेगा। सरफेस टेंशन के लिए भी तनाव कांटेक्ट चाहिए, यांत्रिक बल के लिए भी कांटेक्ट होना चाहिए, लेकिन चुंबकीय बल जो हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट है इसके लिए आपको कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये वैक्यूम में भी लग सकते हैं, कैन वर्क इन वैक्यूम ऑल्सो, ठीक है। तो याद रखिएगा असंपर्क बल कौन सा है? तो चुंबकीय बल जो है हमारा ये क्या है? एक असंपर्क बल है, ठीक है। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो आंसर याद रखिएगा टेस्ला, ठीक है ना, बहुत फेमस हो चुका है टेस्ला, एलोन मस्क वाला। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो एसआई मात्रक क्या है? टेस्ला है। वेबर किसका? तो मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर है, याद कर लीजिए। मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या है? वेबर। गॉस किसका होता है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का गॉस है। मैग्नेटिक फ्लक्स थोड़ा थोड़ा अंतर है, याद रखिए फिर से ध्यान से। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, ठीक है ना, क्या है? टेस्ला है। मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या है? वेबर है। और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का गॉस है। और इलेक्ट्रिक करंट का तो आप सभी जानते हो क्या है? एम्पियर है। विद्युत धारा का क्या है? एम्पियर, ठीक है। चलते हैं हमारे 93 के क्वेश्चन पे। देखिए 93 का क्वेश्चन कह रहा है धातु परिपथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो धातु परिपथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें दिया है विद्युत धारा एक चालक से विद्युत आवेश की प्रवाह की दर होती है। बिल्कुल सही बात है। तो विद्युत, एक मिनट यहाँ पे देखिएगा, हाँ, तो यहाँ पे दिया विद्युत धारा एक चालक से जो है विद्युत आवेश की प्रवाह की दर होती है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है किसी धात्विक चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के साथ बढ़ता है। बिल्कुल सही बात है। किसी भी धात्विक चालक का जो प्रतिरोध है ना, उसका रेजिस्टेंस जो है उसकी लंबाई के साथ क्या होगा? बढ़ेगा। जितनी लंबी होगी उतना ज़्यादा उसमें रेजिस्टेंस आएगा। नेक्स्ट है किसी धातु में विद्युत द्वारा प्रोटॉन की गति द्वारा प्रभावित होती है। बिल्कुल सरासर गलत है। एक होता है गलत, एक होता है सरासर गलत। ये सरासर गलत है क्योंकि आपको पता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रिसिटी है। तो किसी धातु में विद्युत धारा जो है इलेक्ट्रॉन की गति के द्वारा प्रभावित होती है, न कि प्रोटॉन की। इतनी तो आपको जानकारी होगी। नेक्स्ट है ओमिक चालकों में प्रतिरोध के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। इसे आसान भाषा में समझो, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। यही आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1, 2 और 4 हमारा सही जवाब है। चलते हैं हमारे 94 के क्वेश्चन पे। देखिए 94 का क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी की परिक्रमा करते समय अंतरिक्ष यात्री भारहीनता महसूस करते हैं, ठीक है ना। तो जब पृथ्वी की परिक्रमा करते समय तो अंतरिक्ष यात्री कैसे महसूस करते हैं? भारहीनता महसूस करते हैं, वेटलेस महसूस करते हैं। रीजन दिया हुआ अंतरिक्ष में कोई गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं करता है। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रेजेंट इन इनफाइनाइट रेंज। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना हमारा, ये इनफाइनाइट रेंज में मौजूद है, ये अंतरिक्ष में भी मौजूद है, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं करता, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। कर रहा मतलब क्या बिल्कुल नहीं कर सकता ऐसा नहीं कह सकते ना, बिल्कुल कम मात्रा में कर रहा होगा ऐसा हो सकता है, लेकिन बिल्कुल नहीं कार्य कर रहा है ये नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो अंतरिक्ष में कोई गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं करता है, ये गलत है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारा प्रेजेंट इन इनफाइनाइट रेंज में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। यही आप सेम फीलिंग देखोगे लिफ्ट में भी आपको मिलेगा, ठीक है। लिफ्ट से जब आप नीचे जा रहे होगे तो आपको बिल्कुल वेट लगेगा, आप में वेट ही नहीं है।
आंसर क्या है हमारा, ए सत्य है लेकिन आर जो है हमारा असत्य है। ए सत्य है लेकिन आर सत्य है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे ये कंफ्यूज मत होना कि आप देखे होगे कि वहाँ पे उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं स्पेसशिप के अंदर, तो अंतरिक्ष में कोई गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं करता। ये गलत है, इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे हल्की मात्रा में तो हो सकते, बिल्कुल इन्फिनाइट रेंज है क्योंकि हमारे गुरुत्वाकर्षण का, ठीक है ना। इसलिए आपको कन्फ्यूज नहीं होना। चलते हमारे 95 पे। तो हमारा 95 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में घरेलू प्रत्यावर्ती धारा आपूर्ति की आवृत्ति क्या है। तो भारत में जो घरेलू प्रत्यावर्ती धारा है ना, इसकी आपूर्ति की आवृत्ति क्या, आंसर याद रखिएगा 50 हर्ट्ज है, ठीक है। वन लाइनर है, बिल्कुल आपको याद रखना होगा। आंसर क्या है, 50 हर्ट्ज होगी। तो हाउस होल्ड अल्टरनेटिव करंट सप्लाई जो है ना हमारा, ये क्या है, 50 हर्ट्ज विद इन अ सेकेंड होती है। कितनी होती है, विद इन अ सेकेंड 50 हर्ट्ज, इसको याद रखिएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन 96 पे। 96 कह रहा है, इनमें से कौन समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का वर्णन करता है। इनमें से कौन जो है प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का वर्णन करता है। आंसर देखिए, समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो क्या होता है, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, सीधा होगा। वर्चुअल मतलब क्या होता है, आभासी होगा, बिल्कुल सेम साइज का होगा और लेटरल इन्वर्जन भी होगा, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना, प्लेन मिरर से बस आप इतनी चीज़ याद रखो, आपका प्लेन मिरर का क्वेश्चन बन जाएगा। तो प्लेन मिरर से जो बनेगा क्या बनेगा, वर्चुअल आभासी बनेगा, इरेक्ट सीधा बनेगा, सेम साइज बिल्कुल समान आकार का बनेगा और लेटरल इन्वर्जन भी बनेगा। देखिए यहाँ पे आभासी बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, सीधा यानी कि इरेक्ट बन रहा है और समान आकार का सेम साइज का बन रहा है। तो लेटरल इन्वर्जन यहाँ पे नहीं दिया हुआ। आंसर क्या है जो हमारा 96 का बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन 97 पे। देखिए 97 क्या कह रहा है, समुद्री समीर मुख्यतः उष्मा स्थानांतरण के किस प्रकार के कारण उत्पन्न होती है। तो सी ब्रिज जो है उष्मा स्थानांतरण किस प्रकार के कारण उत्पन्न होती है। ये जो है कन्वेक्शन के कारण होती है, संवहन के कारण होती है। इन लिक्विड एंड गैस में, लिक्विड और गैस में क्या होता है, संवहन होता है, इसे याद रखिएगा। तो समुद्री समीर जो हमारा सी ब्रिज जो है, ये कन्वेक्शन के द्वारा हीट का ट्रांसफर करती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। संवहन कन्वेक्शन के द्वारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे वाला। नेक्स्ट 98 में, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करने वाला एक आवेशित कण अनुभव करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करने वाला जो एक आवेशित कण है ना, ये क्या अनुभव करता है, ये अधिकतम बल अनुभव करता है। क्या क्या करता है अनुभव, तो ये अधिकतम बल अनुभव करता है, ठीक है ना। वन लाइनर है, बिल्कुल सिंपल फैक्ट है, याद रखो कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करने वाला जो एक आवेशित कण है, ये क्या करता है, तो ये अधिकतम बल अनुभव करता है। नेक्स्ट है बायो हैकिंग से संबंधित। क्या होता है बायो हैकिंग, देखिए बायो हैकिंग का मतलब है मॉडिफाइंग एनी बायोलॉजिकल सिस्टम। अगर हम लोग किसी बायोलॉजिकल सिस्टम को मॉडिफाई कर ले रहे हैं, उसको बायो हैकिंग कहते हैं। तो इनमें से कौन सा कथन सही है, तो देखिए यह केवल प्रयोगशाला में अनुवांशिक रूप से संशोधित जीएमओ को बनाने के तक सीमित है, नहीं, गलत है। नेक्स्ट, इसका उपयोग जीवित प्राणियों के गुणों या क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही बात है ना। देखिए क्या कर हम लोग बायोलॉजिकल सिस्टम को मॉडिफाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो जिससे जो जीवित प्राणियों के गुण या क्षमताओं को बढ़ा सके हम लोग, इसीलिए हम लोग बायो हैकिंग करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पे आप ये समझिए सी क्या कह रहा है, ये नए जीवों के रूप को संशोधित करने या बनाने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विधियों का उपयोग करता है। ये हमारा क्लोनिंग में होता है, किस में होता है, क्लोनिंग में। तो इसे ध्यान रखिएगा। तो बायो हैकिंग में जो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लोनिंग में ये चीज़ होती है, क्लियर है। तो 99 का सही जवाब क्या होगा, बी, यानी कि बायो हैकिंग जो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी जीवित प्राणियों के गुणों या क्षमताओं को हम लोग बढ़ा देते हैं बायो हैकिंग करके। और क्लोनिंग आप लोग समझ गए। आइए हम लोग 100 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है 100 में, देखिए यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है। यहाँ पे भौतिक घटनाएं दे दी गई हैं और न्यूटन के नियम का संबोधित अवधारणाएं हैं। आइए देखते हैं। तो रॉकेट का जो प्रणोदन है, ये क्या होता है, न्यूटन का तीसरा नियम है, ठीक है ना। ये जो रॉकेट का प्रणोदन होता है, ये क्या होता है, न्यूटन का तीसरा नियम है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है ना। तो न्यूटन का ये तीसरा नियम है। नेक्स्ट है, गाड़ी को जोर से धकेलने से त्वरत में वृद्धि होती है। गाड़ी को हम लोग जोर से जो धकेलते हैं तो क्या होती है, त्वरत में वृद्धि होती है। ये क्या है, तो ये न्यूटन का दूसरा नियम है। ये क्या है, न्यूटन का दूसरा नियम है। और सिक्का तब तक स्थिर रहता है जब तक उस पर कोई बल न लगे। तो ये जो है न्यूटन का पहला नियम है, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया। आपने पढ़ा होगा कि जो भी बॉडी रेस्ट में वो रेस्ट में रहना चाहती है, जो मोशन में वो मोशन में रहना चाहती है, जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। ये क्या हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया। और लॉ ऑफ इनर्शिया कौन डिफाइन करता है, न्यूटन का पहला नियम डिफाइन करता है। तो ये याद रखिएगा। और गेंद को साइड से किक मारने पर दिशा में परिवर्तन हो जाता है। ये जो होता है हमारा असंतुलित बल के कारण गति में परिवर्तन हो जाती है। तो गेंद को साइड से किक करने मारने पर दिशा में जो परिवर्तन होता है, ये असंतुलित बल के कारण गति में जो है परिवर्तन हो जाता है। तो ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन यानी कि 101 का क्वेश्चन कह रहा है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी माध्यम में ध्वनि के संचरण को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? तो पहला कह रहा है, हमारा स्टेटमेंट है, ध्वनि का संचरण तब होता है जब माध्यम के कण कंपन करते हैं और ऊर्जा के स्रोत के कान तक पहुंचाते हैं। माध्यम के कण कंपन करते हैं, ये गलत है हमारा, ठीक है ना। माध्यम के कण कंपन नहीं करते हैं। अब आगे आगे देखिए, ध्वनि तब उत्पन्न होती है जब माध्यम के कण अस्थायी रूप से अपनी स्थिति से विस्थापित हो जाते हैं, ये भी गलत है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, ध्वनि एक माध्यम से एक विक्षोभ के रूप में फैलती है जिसमें कण अपनी संतुलन स्थिति के चारों ओर कंपन करते हैं लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते। आप देखो, ये क्या हमारा डीजे रमेश है ना। तो डीजे रमेश बाबू क्या कर रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, और उनकी जब डीजे बज रही है तो जो हमारे ध्वनि के जो तरंग हैं, यहाँ जो पार्टिकल हैं, वो अपने स्थान से इधर इधर कंपन कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ के यहाँ के यहाँ के यहाँ के यहाँ के, और ये कंपन पहुँचते पहुँचते हमारे हम तक पहुँचता है, लेकिन ये अपना स्थान नहीं बदल रहे हैं, ये अपने स्थान पर रहकर ही कंपन करते हैं, ठीक है ना। अपने स्थान पे रहकर ही कंपन चल रहा है इनका डीजे से, ठीक है ना, डीजे से साउंड आ रही है। तो ये बिल्कुल हमारा सही स्टेटमेंट हो जाएगा कि ध्वनि एक माध्यम से एक विक्षोभ के रूप में फैलती है, एक माध्यम से एक विक्षोभ के रूप में फैलती है जिसमें कण अपनी संतुलन स्थिति के चारों ओर, कण अपनी संतुलन स्थिति के चारों ओर, समझ रहे हैं, समझ में आ रहा होगा आपको, लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं, लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। डी भी गलत है क्योंकि इसमें माध्यम की आवश्यकता के बिना, माध्यम की आवश्यकता के बिना नहीं हो सकती, माध्यम तो चाहिए ना, है ना। तो डी भी गलत हो गया, ये तीनों स्टेटमेंट गलत है। हमारा सही जवाब है सी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई। आइए हम लोग चलते हैं 102 पे। 102 का कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के गुणों का सही ढंग से वर्णन करता है? तो ध्वनि तरंग के गुणों का जो सही रूप से वर्णन करता है, देखिए ध्वनि तरंग की जो आवृत्ति है संपीड़न की गति से निर्धारित होती है, ये बिल्कुल गलत है। ध्वनि तरंग की जो आवृत्ति है ना, ये संपीड़न की गति से निर्धारित नहीं होती है। नेक्स्ट है, समय अवधि प्रति सेकंड पूर्ण होने वाले दोलनों की संख्या है, ये भी गलत है। समय अवधि जो है प्रति सेकंड पूर्ण होने वाले दोलनों की संख्या, ये गलत है। नेक्स्ट है, आवृत्ति और समय अवधि एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल बहुत ही गहरा संबंध है, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया हमारा। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा सही है, देखिए आवृत्ति प्रति इकाई सेकंड समय में एक बिंदु से गुजरने वाली इस संपीड़नों या विरलनों की संख्या है। तो आवृत्ति जो होती है ना, आवृत्ति क्या फ्रीक्वेंसी प्रति इकाई सेकंड यानी कि पर यूनिट टाइम में एक बिंदु से गुजरने वाले संपीड़नों या विरलनों की संख्या होती है, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा 102 का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। बिल्कुल रॉ फैक्ट है, इसे आप याद कर लीजिएगा। चलते हैं हमारे 103 पे। रिवर्बरेशन का क्वेश्चन है हमारा, किसी बड़े हॉल या ऑडिटोरियम में प्रतिध्वनि के बारे में सबसे सटीक कथन क्या है? तो जो प्रतिध्वनि होती है जिसको हम लोग रिवर्बरेशन कहते हैं, उसके बारे में सबसे सटीक कथन आपसे पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिध्वनि ध्वनि के बार बार परावर्तन के कारण होती है, ठीक है ना। ये जो प्रतिध्वनि है ना, क्या होगा, ध्वनि का बार बार परावर्तन होगा, ठीक है ना। और ध्वनि अवशोषण पदार्थों का उपयोग करके इसे कम किया जाता है। आप देखोगे हॉल वगैरह में ना, उनके दीवार में खांचे बने होते हैं, ठीक है ना, जिसमें करता आवाज़ को वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं, आपको ज़्यादा वो सुनाई नहीं देगा, बार बार रिवर्बरेशन नहीं होगी यहाँ पे। तो प्रतिध्वनि जो है ध्वनि के बार बार परावर्तन के कारण उत्पन्न होती है और ध्वनि अवशोषक पदार्थों का उपयोग करके इसे क्या किया जाता है, कम किया जाता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 103 का सी हो जाएगा। चलते हैं हमारे 104 के क्वेश्चन पे। देखिए 104 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अल्ट्रासाउंड के गुणों और उपयोग का सही वर्णन करता है? तो देखिए पहला यहाँ पे, अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति कम होती है और यह केवल निर्वात में ही यात्रा कर सकती है। अल्ट्रासाउंड की कम होगी, अल्ट्रासाउंड की तो 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा होती है, तो ये हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट है, अल्ट्रासाउंड निम्न आवृत्ति कंपन है, नहीं ये क्या है, हाई आवृत्ति कंपन है, ठीक है, ये गलत हो गया। नेक्स्ट है, अल्ट्रासाउंड तरंगे उच्च आवृत्ति वाली है, ठीक है ना, बतानी यहाँ पे निम्न था, यहाँ पे उच्च था, तो आंसर क्या होगा, उच्च वाली है। तो अल्ट्रासाउंड जो है हमारी उच्च आवृत्ति वाली तरंग होती है जो धातुओं में दोषों का पता लगाने और चिकित्सा छवियों बनाने में सक्षम होती है, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, अल्ट्रासाउंड तरंगों का उपयोग केवल और औद्योगिक पहचान के लिए किया जाता है क्योंकि वे मानव ऊतकों में परिवर्तित नहीं हो सकती है, ये भी क्या है, गलत हो जाएगा। हमारा आंसर क्या है, 104 का सी हो जाएगा। 104 का सही जवाब क्या है, 104 का सी, ध्यान में रखिएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, 105 पे। देखिए 105 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रणोद दाब के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? तो कौन सा थ्रस्ट है और तथा प्रेशर के बीच, निम्न में से कौन सा थ्रस्ट और प्रेशर के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? थ्रस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रणोद कहते हैं, और प्रेशर को दाब कहते हैं। पहला कह रहा है, दाब किसी सतह पर लगाया गया कुल बल है, चाहे इसका क्षेत्रफल कुछ भी हो, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्षेत्रफल कुछ भी कैसे हो। नेक्स्ट है, संपर्क क्षेत्र बढ़ने का प्रणोद बढ़ता है, नहीं, संपर्क क्षेत्र अगर बढ़ेगा ना तो प्रणोद यानी कि थ्रस्ट जो है ये घट जाता है,
ठीक है। जब संपर्क क्षेत्र बढ़ेगा तो प्रणोद क्या होगा, घट जाएगा, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दाब को प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाले प्रणोद के रूप में परिभाषित किया जाता है। यदि प्रणोद स्थिर हो तो यह सतह के क्षेत्रफल के साथ व्युत्क्रमानुपाती यानी कि इन्वर्सली रूप से बदल जाता है। बिल्कुल सही बात है, आंसर क्या है हमारा, सी हमारा सही जवाब हो गया, ठीक है ना। याद रखिएगा, दाब को प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाले प्रणोद के रूप में परिभाषित किया जाता है, और यदि प्रणोद स्थिर हो जाए यानी कि थ्रस्ट स्थिर हो जाए तो सतह के क्षेत्रफल के साथ व्युत्क्रमानुपाती रूप से बदल जाता है, ठीक है ना, दाब बदल जाता है। नेक्स्ट, प्रणोद हमेशा दाब से अधिक होता है और इसका कोई भी दिशात्मक घटक नहीं होता है, गलत है। इसका डायरेक्शन होता है और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है हमेशा, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया हमारा, ए बी सी गलत है, आंसर क्या, डी गलत है, आंसर क्या हमारा, सी बिल्कुल सही है। चलते हैं हमारे 106 के नंबर के क्वेश्चन पे। 106 का क्वेश्चन कह रहा है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में कम क्यों हो जाता है। चंद्रमा पर जो है किसी वस्तु का भार जो है पृथ्वी की तुलना में कम क्यों हो जाता है। तो आंसर है इसका, चूंकि चंद्रमा का द्रव्यमान जो है कम होता है, जिसके परिणाम स्वरूप गुरुत्वाकर्षण आकर्षण कमजोर हो जाता है, ठीक है ना। वहाँ पे भी गुरुत्वाकर्षण मैंने बताया था ना, लेकिन क्या है, बहुत कमजोर है। तो चूंकि चंद्रमा का जो द्रव्यमान बहुत कम होता है, इसीलिए उसका जो गुरुत्वाकर्षण आकर्षण है बहुत ही कमजोर हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे दे दिया गया है चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी से अधिक होती है, ये गलत हो गया, क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक पृथ्वी से अधिक होता है, नहीं, कांस्टेंट है पूरे होल यूनिवर्स में। और क्योंकि चंद्रमा पर ले जाने वस्तु का द्रव्यमान कम हो जाता है, नो चेंज इन मास, मास में कोई चेंज परिवर्तन नहीं होता। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, चूंकि चंद्रमा का जो द्रव्यमान है ये कम होता है, जिसके कारण परिणाम स्वरूप गुरुत्वाकर्षण आकर्षण कमजोर हो जाता है, याद रखिएगा इसे। चलते 107 नंबर के क्वेश्चन पे। 107 में बिल्कुल वन लाइनर है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण अनुप्रयोग आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम नहीं करता है, यानी कि आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पेन में से कौन सा उपकरण काम नहीं करता है। पनडुब्बियों का डिजाइन तो बिल्कुल आर्किमिडीज के ही प्रिंसिपल पे है, और दूध की शुद्धता की जांच करने के लिए इलेक्ट्रोमीटर का उपयोग जो करते हैं हम लोग, ये भी आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पे ही। हाइड्रोमीटर से तरल पदार्थ का घनत्व जो, ये भी आर्किमिडीज से। लेकिन रक्तचाप का जो मापना है यानी कि ब्लड प्रेशर का जो मापना है, ये आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पर कार्य नहीं करता। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 107 का बी हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। 108 का क्वेश्चन कह रहा है, गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा तब बढ़ती है जब किसी वस्तु को ऊंचाई पर उठाया जाता है, क्योंकि इसे वस्तु को गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ उठाने के लिए किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, ध्यान से सुनिएगा। गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा है तब बढ़ती है, कब बढ़ती है, जब किसी वस्तु को ऊंचाई पर उठाया जाता है, जब किसी वस्तु को हाइट पे ले जाया जाता है ना, तब गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है, क्योंकि इससे वस्तु को गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ उठाने किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर से रूप से ऊपर उठाए जाने के लिए किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल गलत है, कैसे नहीं होगी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण गति में सहायक करता है, ये गलत है, ठीक है ना। ये हमारा गलत स्टेटमेंट है, सही क्या हमारा 1 बिल्कुल सही है। चलते हैं 109 के क्वेश्चन पे। देखिए 109 का क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऊर्जा संरक्षण के नियम का सही वर्णन करता है। तो कौन सा कथन है जो ऊर्जा संरक्षण यानी कि लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन का बिल्कुल सही वर्णन करता है। देखिए, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया सकता है, लेकिन कुल ऊर्जा स्थिर रहती है, ठीक है ना। एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट ट्रांसफर फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर, ठीक है ना, वन फॉर्म टू अनदर। तो ये बिल्कुल सही बात है। तो 109 का आंसर क्या है हमारा, एक जो है बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान यदि वायु प्रतिरोध को नजरअंदाज कर दिया जाए तो इसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा समान रहती है। ये भी बिल्कुल सही बात है। देखिए, किसी वस्तु को अगर मुक्त रूप से फ्रीली उसको गिराया जाए ना, तो यदि वायु प्रतिरोध को नजरअंदाज कर दिया जाए तो इसकी जो कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, वो समान रहती है। तीसरा कह रहा है, स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है उसकी ऊंचाई कम होने पर कम हो जाती है। नहीं, स्वतंत्र रूप से गिरने वाली जो वस्तु है उसकी जो गतिज ऊर्जा है ऊंचाई कम होने पर क्या होती है, वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, कम नहीं होती है। तो ये हमारा 3 क्या है, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, अधिकतम ऊंचाई पर स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में केवल स्थितिज ऊर्जा और शून्य गतिज ऊर्जा होती है। ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, हमारा 1, 2 और 4 जो हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा 110 नंबर का सवाल कह रहा है, कार्टी सेल थेरेपी का उपयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके उपचार में किया जाता है। तो कार्टी सेल थेरेपी जो है इसका उपयोग जो हम लोग मुख्य रूप से किसके उपचार में करते हैं। पहले तो आप कार्टी सेल का फुल फॉर्म जान लो। कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, जिसको क्या कहते हैं, ये क्या करता है ना, प्रोटीन्स का मदद लेता है और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाता है। ये क्या करता है,
प्रोटीन के हेल्प से ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाता है। ये क्या एक तरह का प्रोटीन है, ठीक है ना, कैमरिक एंटीजन रिसेप्टर। ये किसमें हेल्प करता है? तो हमारे कैंसर के उपचार में बहुत हेल्प करता है। ये क्या करता है? तो कार्टी सेल थेरेपी जो है कैंसर के उपचार में बहुत हेल्प करता है। याद रखना, कार्टी सेल जो है कैंसर के उपचार में हेल्प करता है, ठीक है ना। चलते हैं हमारे 111 के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जीन संपादन तकनीक है? इनमें से कौन सा है जो जीन संपादन तकनीक है? ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नोक्लियोएक्सेस है, जिंक फिगर न्यूक्लियसिस है, टैलेन है और क्रिस्पर 9 है, क्रिस्पर कैस 9 है, ठीक है ना। तो ये क्या है, हमारा चारों का चारों बिल्कुल सही है, ठीक है ना। 1 2 3 4 चारों का चारों जो हमारा जीन संपादन तकनीक में आता है। लेकिन यहाँ जो मैग्नोक्लियोएक्सेस है ये क्या है? एक प्रोटीन है, याद रखिएगा। मैग्नोक्लियोएक्सेस क्या है? एक तरह का प्रोटीन है। जिंक फिगर न्यूक्लियसिस और टैलेन ये क्या है? एक इंजाइम है। ये दोनों क्या है? इंजाइम में आता है। और क्रिस्पर कैस 9 जो ये क्या है? मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है किसे मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है? आंसर हो जाएगा क्रिस्पर कैस 9 को कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसकी जो मैंने आपको ये बता दिया कि ये क्या है अलग से। तो मैग्नोक्लियोएक्सेस जो है ये प्रोटीन है, जिंक फिंगर और टैलेन क्या है? ये एक एंजाइम है। और क्रिस्पर कैस 9 क्या है? मॉलिक्यूलर सीजर। और ये चारों क्या है? तो ये जीन संपादन की तकनीक हैं। चलते हैं 112 के क्वेश्चन पे। 112 का क्वेश्चन कह रहा है किसी धातु की छड़ को गर्म करने पर उसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो क्या होती है? बढ़ जाती है। किसी धातु की छड़ को अगर आप गर्म करोगे ना, उसकी लंबाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। वल्नरेबल क्वेश्चन है, क्लियर आंसर है, बढ़ जाएगी। गर्म करने पर क्या हो जाएगी? किसी धातु की छड़ को अगर आप गर्म करोगे तो उसकी लंबाई बढ़ जाएगी। चलते हैं 113 के क्वेश्चन पे। वास्तविक जीवन का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संवेग संरक्षण के सिद्धांत को उपयुक्त ढंग से दर्शाता है? तो हमारे वास्तविक जीवन का ऐसा कौन सा उदाहरण है जो संवेग संरक्षण के सिद्धांत को उपयुक्त ढंग से दर्शाता है? आंसर क्या हो जाएगा? बर्फ पर एक दूसरे को धक्का मारते हुए दो स्केटर्स जो हैं, ये जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत को बहुत ही अच्छे ढंग से दर्शाता है। तो बर्फ पर एक दूसरे को धक्का देते हुए दो स्केटर्स, ठीक है ना। चलते हैं, स्केटर समझ रहे हो, जो बर्फ पे जो स्केटिंग करते हैं। नेक्स्ट 114 में है, लोलक में गति के दौरान यांत्रिक ऊर्जा किन दो रूपों के बीच परिवर्तित होती है? तो देखिए, गतिज और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित। यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे हमारा जो लोलक है यहाँ पे यानी कि बॉब कह लो, यहाँ पे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो स्थितिज ऊर्जा वो ज़्यादा हो जाएगी, गतिज ऊर्जा है जीरो हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर इस जगह पर अगर जब वो रहेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहेगी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहेगी। लेकिन फिर यहाँ पर वही चीज़ हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो ये जो ऊर्जा में किन दो रूपों के बीच में परिवर्तित हो रही है? तो ये गतिज और स्थितिज में, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित होती है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलते हैं 115 पे। नेक्स्ट है, दो घन आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाला बल की प्रकृति क्या होती है? तो प्रतिकर्षक होती है, ठीक है ना। घन आवेशित यानी कि पॉजिटिव में जो लगे वो क्या होगा? रिपल करते हैं, ठीक है ना। लाइक चार्ज रिपल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षक लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 116 के क्वेश्चन पे। किसी संगीत वाद्य यंत्र की ध्वनि गुणवत्ता ताल मुख्यतः निर्भर करती है किस पर? तो देखिए, यंत्र के आकार और उसके निर्माण के प्रयुक्त सामग्री पर निर्भर करती है। तो किसी संगीत वाद्य यंत्र की जो ध्वनि गुणवत्ता है ये यंत्र के आकार और उसके निर्माण में प्रयुक्त सामग्री पर निर्भर करती है। केवल आकृति पर पिच निर्भर करती है। आवृत्ति पर कौन निर्भर करती है? तो पिच जो हमारी फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करती है। और आयाम पर कौन निर्भर करती है? तो लाउडनेस जो हमारा ये आयाम पर निर्भर करती है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिया है। पिच जो है हमारी आवृत्ति पर डिपेंड करती है और लाउडनेस जो हमारा आयाम पर डिपेंड करता है। लेकिन संगीत जो वाद्य यंत्र की गुणवत्ता जो है ये यंत्र के आकार और उसके निर्माण में प्रयुक्त सामग्री पर निर्भर करती है। 117 में आइए। 117 कह रहा है, ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम यह बताता है कि किसी पृथक प्रणाली की एंट्रोपी समय के साथ हमेशा बढ़ती है? तो ऊष्मागतिकी का ऐसा कौन सा नियम है जो हमको यह बताता है कि किसी पृथक प्रणाली की जो एंट्रोपी समय के साथ हमेशा बढ़ती है? ये जो है हमारा उसका दूसरा नियम बताता है। क्या है? दूसरा नियम बताता है। देखिए, जेरोथ लॉ जो है हमारा ये बताता है, ये थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में बताता है। शून्यवां नियम जिसको हम लोग कहते हैं। तो जेरोथ लॉ जो है थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में बताता है। पहला नियम क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। पहला नियम क्या है? ऊष्मागतिकी का पहला नियम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में है। और तीसरा नियम जो ये क्या बताता है? -273.15 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? वो इंट्रोपी को अटेंड कर लेता है और जीरो हो जाती है। इंट्रोपी क्या होती है? जीरो हो पाती है। ये हमारे तीसरे नियम में बता दिया है। लेकिन दूसरा नियम क्या बताता है? दूसरा नियम यह बताता है कि किसी पृथक प्रणाली की एंट्रोपी समय के साथ हमेशा बढ़ती है। ये हमारे दूसरे नियम में बताया गया है, याद रखिएगा। और बाकी के भी जो चीज़ मैंने यहाँ पे डिनोट की है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, ठीक है। चलते हैं हमारे 118 के क्वेश्चन पे।
देखिए 118 का क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ पे आसान सा कह रहा है, जब किसी वस्तु की गति प्रकाश की गति के आसपास होती है तो उस वस्तु के समय धीमा चलता हुआ प्रतीत होता है। बिल्कुल सही बात है, जब किसी वस्तु की गति प्रकाश की गति के आसपास हो जाएगी ना तो उस वस्तु के लिए समय धीमा चलता हुआ प्रतीत होता है। आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार टाइम डायलेशन इसलिए होता है क्योंकि उच्च गति अंतरिक्ष समय स्पेस टाइम की संरचना को विकृत कर देती है। क्या कह रहा है फिर से सुनिएगा, आइंस्टाइन के जो सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार टाइम डायलेशन इसलिए होता है। क्यों होता है टाइम डायलेशन? क्योंकि उच्च गति जो है आंतरिक समय यानी कि स्पेस टाइम की संरचना को विकृत कर देती है। तो हमारा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। चलते हैं हमारे 119 के क्वेश्चन पे। देखिए 119 का क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश की गति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो प्रकाश की गति निर्वात में अधिक होती है, बिल्कुल अधिक होती है, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड तक चल जाती है। हवा से कांच में प्रवेश करते हुए प्रकाश की गति धीमी हो जाएगी, बिल्कुल ज़्यादा सघन माध्यम में जाएगी तो प्रकाश की गति क्या होगी? धीमी हो जाएगी, बिल्कुल सही है। माध्यम जितना सघन होगा प्रकाश की गति उतनी तेज होगी? नहीं, माध्यम जितना सघन होगा प्रकाश की गति उतनी धीरे हो जाएगी। ठीक है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है, अपवर्तनांक उस माध्यम में प्रकाश की गति का व्युत्क्रमणपाती होता है। बिल्कुल यहाँ पे n बराबर c/v आपने फार्मूला पढ़ा होगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1, 2 और 4 हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं 120 के क्वेश्चन पे। देखिए हाल ही में समाचारों में रहा बास्टर और बार्नेज जीन किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ये जो बास्टर है, बास्टर और बार्नेज, आपसे इसी तरह से क्वेश्चन पूछा भी जाएगा एग्जाम में, ये किससे संबंधित है? ये जीएम सरसों, जी हाँ जीएम मस्टर्ड। ये जीएम क्या है? तो ये है जेनेटिकली मॉडिफाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो बार्नेज और बास्टर जो है ये क्या है, किससे संबंधित है? तो ये जीएम मस्टर्ड से संबंधित है। नेक्स्ट है, तेज रफ्तार से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय फील्डर अपने हाथ पीछे खींच लेता है। यह क्रिया निम्नलिखित में से किसे मदद करती है? ये हाथों द्वारा अनुभव किए जाने वाले बल को क्या करती है? कम कर देती है। हाथों द्वारा अनुभव किए जाने वाले बल को कम कर देती है। चलते हैं हमारे 122 के क्वेश्चन पे। देखिए 122 का क्वेश्चन कह रहा है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में इंडक्टर और कैपेसिटर कारण धारा प्रवाह विरोध में क्या कहते हैं? तो ये इसको हम लोग रिएक्टेंस कहते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व जिसको इंडक्टर्स और संधारित्र कैपेसिटर के कारण धारा प्रवाह के विरोध को क्या कहते हैं? जो इंडक्टर्स और कैपेसिटर के कारण जो धारा प्रवाह का विरोध होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिएक्टेंस कहते हैं। याद रखिएगा, तो इंडक्टर्स और कैपेसिटर के कारण जो धारा प्रवाह का विरोध होता है उसको हम लोग रिएक्टेंस कहते हैं। ठीक है ना, सिंपल वन लाइनर है, याद होना चाहिए आपको। 123 का क्वेश्चन है, घर्षण रहित सतह पर रेत की बोरी को एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी पर फेंकने से उनकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घर्षण रहित सतह पर हम लोग अगर रेत की बोरी को एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी पर फेंकेंगे तो उनकी गति पर यह प्रभाव पड़ता है कि दोनों गाड़ियां विपरीत दिशाओं में गति करती है। दोनों गाड़ियां क्या करती हैं? विपरीत दिशाओं में गति करने लग जाती है। ठीक है ना, आंसर क्या हो जाएगा 123 का बी। आइए 124 पे चलते हैं। 124 में कह रहा है, न्यूटन के प्रथम नियम के प्रत्यक्ष परिणाम का अनुप्रयोग है। तो पहला कह रहा है, गतिशील वस्तु तब तक गतिशील रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है ना, तो गतिशील वस्तु तब तक, न्यूटन का पहला नियम जो है ना, ठीक है ना, हम लोग पे भी लगता है। देखिए हम लोग को पढ़ने का मन नहीं करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, अपने नहीं पढ़ रहे हैं तो नहीं पढ़ रहे हैं, रील्स देख रहे हैं तो रील्स ही देख रहे हैं। ठीक है ना, तो न्यूटन का पहला नियम हम पे भी कार्य कर रहा है। ठीक है, देखिए तो गतिशील वस्तु तब तक गतिशील रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, ये बिल्कुल सही बात है। विशालकाय वस्तु का जड़त्व अधिक होता है, जो ज़्यादा विशालकाय वस्तु है ना उसकी जो इनर्सिया होगी वो भी अधिक होगी, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, बल त्वरण के समानुपाती होता है, ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। बल जो है त्वरण के एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम ए पढ़े ना, एफ बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, पढ़े आपने, एफ बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। नेक्स्ट है, सुरक्षा बेल्ट जरूरत के कारण होने वाली चोट के बचाव में मदद करती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4 हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 125 के क्वेश्चन पे। बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपसे फिर से पूछ रहे हैं, संतुलित बल वस्तु के आकार को बदल सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर संतुलित बल लगे तो वस्तु के आकार को बदला जा सकता है। नेक्स्ट है, बल की आवश्यकता केवल गति को रोकने के लिए होती है, उसे शुरू करने के लिए नहीं। बिल्कुल, अगर आपको किसी चीज़ को शुरू करना था आपको बल तो लगाना पड़ेगा ना, सिर्फ रोकने के लिए नहीं, शुरू करने के लिए बल की आवश्यकता है। नेक्स्ट है, शुद्ध बाह्य असंतुलित बल के परिणाम स्वरूप त्वरक उत्पन्न होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? 1 और 3 हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं हमारे 126 के क्वेश्चन पे। देखिए क्या कह रहा है, अब कोई भी पिंड तब तक अपनी विरामावस्था या एक समान गति में रहता है जब तक उस पर कोई असंतुलित बल बाह्य बल न कार्य करे, बिल्कुल सही बात है। ये क्या है? न्यूटन का पहला लॉ है और पोटेंशियल एनर्जी का भी इसी से
लिया गया है। ठीक है, तो न्यूटन का ये क्या है, फर्स्ट लॉ है, कोई भी पिंड अपनी तब तक अपनी विराम अवस्था या एक समान गति में रहता है जब तक उस पर कोई असंतुलित बल कार्य न करे। नेक्स्ट है, जमीन पर विरामावस्था में स्थित किसी पिंड का स्थिति ऊर्जा संदर्भ बिंदु के रूप में जमीन के सापेक्ष शून्य होती है। ये क्या हमारा इनर्शिया के बारे में बताया गया। तो हमारा ए और आर दोनों सत्य है और एक ही क्या कर रहा है, सही व्याख्या भी करता है। तो याद रखिएगा, जमीन पर विरामावस्था में किसी पिंड की जो स्थिति ऊर्जा है बिंदु के संदर्भ में जमीन के सापेक्ष शून्य होती है। ये क्या है, इनर्शिया के बारे में है और ये पोटेंशियल एनर्जी के बारे में है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे 127 का क्वेश्चन। इसमें आपको मैच करना है संवेग। संवेग द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है। संवेग जो है ये द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है, बिल्कुल सही बात है। कार्य जो है ये बल गुना दूरी है, बिल्कुल सही बात है। न्यूटन क्या है, बल का एसआई मात्रक है। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, बिल्कुल सही बात है। और बल बराबर क्या है, द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक है ना, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे सबके सारे सेम दिए हुए थे, बिल्कुल इसको आप याद कर लीजिएगा। 100 क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा है। चलते हमारे 128 के क्वेश्चन पे। देखिए, चलती बस के अचानक रुक जाने पर यात्री आगे की ओर गिर जाते हैं। चलती बस जब अचानक रुक जाती है ना तो यात्री आगे की ओर गिर जाते हैं। रीजन क्या है इसका, जड़त्व के कारण यात्री के शरीर का ऊपरी हिस्सा आगे की ओर गतिशील रहता है, बिल्कुल सही बात है। तो बिल्कुल आसान सा है ये, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो चलती बस के कारण जो अचानक रुक जाने पर यात्री आगे की ओर गिर जाते हैं, क्योंकि जड़त्व के कारण जो यात्री के शरीर का जो ऊपरी हिस्सा है वो आगे की ओर गतिशील ही रहता है। चलते हमारे 129 के क्वेश्चन पे। देखिए, तापमान में वृद्धि के कारण चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। तो तापमान में जो अगर वृद्धि होगी तो चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात है। गर्म करने पर धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, ये गलत है। देखिए, गर्म करने पर धातु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, ये घट जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ठीक है ना, ए सत्य है लेकिन आर सत्य है। देखिए, वाइब्रेशन है और ये क्या, रेजिस्टेंस। वाइब्रेशन बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है, इसे याद रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी, 129 का सी। आइए हम लोग 130 पे चलते हैं। नेक्स्ट है, आपसे पूछा जा रहा है कि किस जगह पर जो आप वस्तु रखोगे उसकी इमेज कहाँ बनेगी। नेक्स्ट है, अगर आप 2f फोकस दूरी का दुगना पर रख दे, अगर आप फोकस के दुगने पर वस्तु को रख दे उसकी इमेज कहाँ कैसी बनेगी, तो उसकी इमेज वास्तविक उल्टा और आकार में समान बनेगी। कैसी बनेगी, अगर 2f पे है तो वो वास्तविक उल्टा और आकार में समान में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चन आते हैं, याद कर लीजिएगा इसको बार बार। अगर आपको इमेज बना के करना पड़े तो आप इमेज बना के याद कर लो, या फिर लिख के याद करना तो लिख के याद कर लो। तो 2f पे रहेगी तो वास्तविक उल्टा और आकार में समान बनेगी। f और 2f के बीच रहेगी तो ये कैसे बनेगी, तो वास्तविक उल्टा और आवर्धित बनेगी। क्या बनेगी, रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड बनेगी। नेक्स्ट है, फोकस पर अगर हो तो वो कैसी बनेगी, तो वो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। अगर फोकस पे तो उसकी जो प्रतिबिंब है वो अनंत पर बन जाएगी। और प्रकाश केंद्र और f के बीच हो तो वो कैसी बनेगी, तो वो बनेगी आभासी, सीधा और आवर्धित। आभासी बनेगी, सीधा बनेगी और आवर्धित बनेगी। ठीक है, चलते हमारे 131 के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कारक किसी द्रव्य की श्यानता को बढ़ाता है। ऐसा कौन सा कारक है जो द्रव्य की श्यानता को बढ़ाता है, तो ये प्रबल आंतरण आणविक बल, जिसको हम लोग स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं, ये द्रव्य की श्यानता को बढ़ा देता है, याद रखिएगा। तो कौन सा कारक है, तो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स है जो द्रव्य की श्यानता को बढ़ा देता है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा 132 का क्वेश्चन है, कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन कह रहा है कि लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क को अनियमित संचार आवश्यकताओं वाले उपकरणों बहुत बड़ी संख्या को सपोर्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो ये बिल्कुल सही बात है। लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क जो है अनियमित संचार आवश्यकता वाले जो उपकरण हो गए उनको सपोर्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट है, रीज़न है हमारा कि लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क जो है अंतिम उपकरणों केंद्रीकृत गेटवे से जोड़ने के लिए स्टार ऑफ स्टार्स टोपोलॉजी का उपयोग करते हैं। तो हमारे जो लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क की कौन सी टोपोलॉजी का उपयोग करते हैं, स्टार ऑफ स्टार्स टोपोलॉजी का उपयोग करते हैं। तो ये दोनों बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों कथन सत्य है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। चलते हमारे 133 के क्वेश्चन पे। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा परिमाण सभी संदर्भों में स्थिर बना रहता है। आंसर है प्रकाश की गति। तो आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार इनमें से जो परिमाण सभी संदर्भों में स्थिर बना रहेगा वो है प्रकाश की गति। 134 का क्वेश्चन कह रहा है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम गति को प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी के रूप में गणितीय रूप से परिभाषित किया था। ये करने वाले थे गैलीलियो गैलीली। तो गैलीलियो गैलीली थे जिन्होंने सर्वप्रथम गति को प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी के रूप में गणितीय रूप से परिभाषित किया था। आइए 135 का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने का अनुमानित कोणीय वेग कितना होता है। आंसर हो जाएगा 7.25 × 10⁻⁻, रेडियन पर सेकेंड होता है।
100 ये देखिए बिल्कुल वन लाइनर फैक्ट हैं ये सारे ना, तो आप इसको बिल्कुल याद करते जाओगे, ठीक है ना, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाली बात है नहीं, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह से वन लाइनर फॉर्म में आएंगे। आइए 136 का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए ये मिशन हो गया, ये संबंधित देश है। तो अपोलो 11 मिशन कहाँ था, ये यूएसए का। अपोलो 11 मिशन कहाँ का है, यूएसए का है। चंद्रयान 3 बिल्कुल बताने की जरूरत है आपको, भारत इसरो का है। लूना 2 कहाँ का, तो ये रसिया का है, ठीक है ना। लूना 2 रसिया सोवियत संघ, पहले ये है यूएसएसआर था ये। चांग 4 ये कहाँ का है, चाइना का। नाम से ही आप समझ लो कि चांग 4 कहाँ का है, चाइना का है, याद रखना, ठीक है ना। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। नैनो प्रौद्योगिकी में नैनो स्केल आमतौर पर किस आकार सीमा को दर्शाता है, तो नैनो स्केल जो हमारा 1 × 10⁻⁹ टू 1 × 10⁻⁷ मीटर तक दर्शाता है। तो याद रखिएगा जो नैनो स्केल है ये कहाँ से कहाँ तक, 1 × 10⁻⁹ से लेके 1 × 10⁻⁷ मीटर तक को दर्शाता है। 138 का क्वेश्चन कह रहा है किस माध्यम में प्रकाश सबसे धीमी गति से चलता है, तो प्रकाश जो है सबसे धीमी किस में चलेगा, कांच में, जो सबसे ज़्यादा सघन होगी इसमें उसमें तो कांच में चलता है। और निर्वात में सबसे तेज चलता है, फास्टेस्ट इन वैक्यूम चलता है, ये याद रखिए। सबसे धीमी आपसे पूछा तो सबसे तेज भी पूछ सकता है आपसे, तो सबसे तेज निर्वात में चलता है। 134 का क्वेश्चन है कौन घूर्णी गति का उदाहरण है, इनमें से कौन घूर्णी गति का उदाहरण, तो अपनी घोड़ी पर जो घूमता हुआ जो पंखा है ये घूर्णी गति का उदाहरण है। तो अपनी धुरी पर कोई पंखा घूम रहा है तो ये घूर्णी गति का उदाहरण होगा। 139 का बी। 140 का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संसूचन में फोटो इलेक्ट्रिक उपकरणों का सामान्य अनुप्रयोग है। आंसर याद रखिएगा फोटो डायोड लाइट सेंसर, आंसर क्या होगा इसका, तो जो कौन सा प्रकाश संसूचन में फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण का एक सामान्य अनुप्रयोग है, तो फोटो डायोड लाइट सेंसर इसका सही जवाब होगा। 140 का सी। चलते हमारे 141 का आंसर पे। देखिए तो यहाँ पे कह रहा है घर्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो आपसे फ्रिक्शन से संबंधित सवाल है ये। पहला है घर्षण संपर्क में आने वाली दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का सदैव विरोधी करता है, बिल्कुल सही बात है। घर्षण एक तो कांटेक्ट फोर्स है, सतह के बीच लगेगा, और उसकी जो रिलेटिव फोर्स है यानी कि सापेक्ष गति का सदैव विरोध करता है। नेक्स्ट है स्थिर घर्षण समानतः गतिज घर्षण से अधिक होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। स्थिर घर्षण जो होता है ना गतिज घर्षण से क्या होता है, ये अधिक होता है। नेक्स्ट है स्नेहक का उपयोग करके घर्षण को समाप्त किया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत है। स्नेहक का उपयोग करके हम लोग घर्षण को समाप्त नहीं कर सकते, और घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो आप जानते हो फ्रिक्शन से क्या होता है, हीट उत्पन्न होती है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1, 2 एंड 4 हमारा सही जवाब हो जाएगा। आइए हम लोग चलते हैं 142 पे। 3D प्रिंटिंग का तकनीक का लाभ है, तो 3D प्रिंटिंग जो बहुत हमारा न्यूज़ में रह रहा है आजकल, तो इसके बारे में क्वेश्चन है कि 3D प्रिंटिंग का तकनीक का लाभ क्या है, तो सामग्री की बर्बादी में कमी आएगी, बिल्कुल सही बात है। तीव्र प्रोटोटाइपिंग और कस्टमाइजेशन हो सकता है, इसमें आप जल्दी प्रोटोटाइप कर सकते हो और कस्टमाइज भी कर सकते हो अपने सहूलियत के हिसाब से। नेक्स्ट है जटिल ज्यामितीय संरचनाओं का निर्माण अतिरिक्त उपकरण के बिना किया जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। आंसर हमारा हो जाएगा 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है 143 ब्लॉकचेन के बारे में। ये सब सारे ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सवाल हैं आपके, ठीक है ना, ये आपका बिल्कुल जनरल साइंस नहीं है, साइंस एंड टेक के सवाल है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यह एक नेटवर्क पर साझा किया जाने वाला एक सुरक्षित केंद्रीकृत डिजिटल बही खाता नहीं, ये डिसेंट्रलाइज्ड है, सेंट्रलाइज नहीं है। बाकी सब कुछ सही है, इसमें जो केंद्रीकृत डाल दिया ना ये गलत है। ये क्या है कि डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल बही खाता होता है ब्लॉकचेन। यह डेटा की पारदर्शिता और अपरिवर्तनीयता सुनिश्चित करता है, बिल्कुल सही बात है। ये डेटा के क्या करता है, ट्रांसपेरेंसी और अपरिवर्तनीयता को सुनिश्चित करता है। इसका उपयोग आपूर्ति श्रृंखला और डिजिटल पहचान प्रणालियों में किया जाता है। इसका यूज लोग किस में करते हैं, तो आपूर्ति श्रृंखला हो गई या फिर डिजिटल पहचान करना है, डिजिटल आइडेंटिफिकेशन में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का बहुत ही धड़ल्ले से अच्छे तरीके से यूज़ किया जा रहा है। आंसर क्या हो जाएगा 2 और 3 बिल्कुल सही है, एक हमारा गलत है, ये सेंट्रलाइज नहीं है, डिसेंट्रलाइज होता है। 144 का देखिए निम्न में से कौन सा रैंसमवेयर को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है। रैंसमवेयर है क्या, ये एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। क्या है ये, एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर। देखिए तो रैंसमवेयर एक मैलवेयर है जो उपयोगकर्ता को डाटा को लॉक या इनक्रिप्ट करता है, उसे रिलीज करने के लिए भुगतान की मांग करता है। तो ये बिल्कुल सही है। 144 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हमारा। तो रैंसमवेयर एक मैलवेयर है जो उपयोगकर्ता को डेटा को लॉक या एनक्रिप्ट करता है, जो उसे रिलीज करने के लिए भुगतान की मांग करता है। आइए 145 का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए तो इसमें कौन सा विकल्प डिस्ट्रीब्यूशन डिनाइल ऑफ सर्विस DDoS, यानी DDoS का फुल फॉर्म क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन डिनाइल ऑफ सर्विस का सबसे उपयुक्त वर्णन करता है। देखिए कई सिस्टम का एक साथ किसी सर्वर पर अत्यधिक ट्रैफिक भेजते हैं जिससे सेवा में बाधा उत्पन्न होती है। तो यही जो है डिस्ट्रीब्यूशन डिनाइल ऑफ सर्विस को कौन सा सही ढंग से वर्णन करता है,
तो कई सिस्टम पर जब एक साथ किसी सर्वर पर अत्यधिक ट्रैफिक भेज देते हैं, इससे सेवा में क्या होती है, बाधा उत्पन्न होने लग जाती है। तो 145 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारा। DDoS के बारे में सी बता रहा है। CR सर्ट इन के बारे में देखिए, सर्ट इन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो पहला दे रहा है, यह भारत में साइबर सुरक्षा घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने हेतु राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है। ये बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है, इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना यानी कि मिटी ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा अंतर्गत कार्य करता है। ये भी सही है। नेक्स्ट है, यह भारत में साइबर कानूनों को लागू करने और साइबर अपराधों का मुकदमा दिलाने के लिए उत्तरदायी है। ये एक हेल्प डेस्क है, ठीक है ना, उत्तरदायी नहीं है। ये क्या है कि हेल्प डेस्क के तौर पे काम करेगा। आंसर क्या हो गया हमारा, 1 और 2 हमारा सही जवाब हो गया। चलते हैं 147 पे। LLMS के बारे में है कि निम्न में कौन सा कथन सही है। देखिए, LLMS जो है लैंग्वेज लर्निंग मशीन जो है, ये मशीन लर्निंग मॉडल है जो मानव भाषा के टेक्स्ट को समझने और बनाने के करने में सक्षम है। यही सही बात है। देखिए, LLM जो हमारा होता है, लैंग्वेज लर्निंग मॉडल्स कहते हैं इसको। तो ये एक मशीन लर्निंग मॉडल है जो मानव भाषा के टेक्स्ट को समझने और बनाने में सक्षम होता है। इसमें मशीन लर्निंग विशेष रूप से न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर के माध्यम से विकसित किया जाता है। ये भी सही है। अब नेक्स्ट है, इसका उपयोग मुख्यतः संकेतात्मक डाटा विश्लेषण के लिए किया जाता है। ये समान भाषा के टेक्स्ट को संसाधित नहीं करता है, ये समान भाषा के टेक्स्ट को ही तो संसाधित करता है। तो हमारा 3 क्या होगा, गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा हमारा, 1 और 2। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, 148। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद्युत रासायनिक उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ईंधन सेल कहलाता है। ये बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे विद्युत रासायनिक उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, ईंधन सेल कहते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग करके ऊर्जा का उत्पन्न करता है, जिसमें केवल ऊष्मा और जल उत्पाद के रूप में उत्सर्जित किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 हमारा दोनों बिल्कुल सही है, ध्यान में रखिएगा। चलते हैं 149 का क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जिग्बी मुख्यतः किससे संबंधित है। तो जिग्बी जो है यह मेश नेटवर्क होम ऑटोमेशन प्रोटोकॉल है। यानी ये क्या करता है, ट्रैक करता है मोशन को। आप देखोगे कहीं पे आप गुजरे तो वहाँ पे लाइट ऑन हो गया, गुजर गए तो लाइट ऑफ हो गया। ये क्या करता है, मोशन को ट्रैक करता है। तो ये जो हमारा जिग्बी है, यह मेश नेटवर्क होम ऑटोमेशन प्रोटोकॉल है, ठीक है ना, इससे संबंधित है और यह मोशन को ट्रैक करता है, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, आइसोबार वायुदाब से सम्मिलित है, आइसोहैप्स ऊंचाई से सम्मिलित है, आइसोबाथ गहराई से सम्मिलित है, लेकिन आइसोशेलाइन जो है ये हिमपात से नहीं, ये किससे संबंधित है, तो सैलिनिटी से संबंधित है। ये ध्यान में रखिएगा। तो हमारा सी जो है ये हमारा सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा है नहीं वाला पूछा है, तो सी हमारा सही जवाब। तो ये हमारा टेस्ट 3 था और हमने टेस्ट 3 के टोटल 150 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगली टेस्ट जो हमारी हमारी जो टेस्ट 4 आएगी वो बिल्कुल जल्दी आएगी। बिल्कुल मैं कोशिश करूँगा। मैं थोड़ा सा ये गैप हो गया था, कुछ हमारे मेरे पर्सनल रीज़न थे, इसी वजह से हमारी वीडियो आने में थोड़ी देर हो गई थी। लेकिन अब वीडियो आपको बिल्कुल रेगुलर पर डे एक वीडियो मिलेगी, ठीक है ना। और साथ ही साथ मैं आपको एक बहुत बड़ी जानकारी दे दूँ कि मैं आपको जो हमारा KGS की जो नई बैच शुरू हुई है उसके भी मैं आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है ना। विजेता बैच 2.0, विजेता बैच 2.0 भी आपको बिल्कुल उसकी सारी MCQ मिलने वाली है डेली बेसिस पे, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह अपना प्यार देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।